नमस्कार दोस्तों। आपको पता है हमारे देश में बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ हैं, उद्योग हैं। कुछ उद्योग बहुत छोटे होते हैं, कुछ मध्यम वर्ग के होते हैं और कुछ बहुत बड़े उद्योग होते हैं। तो यहाँ पर अभी तक क्या था कि जो एमएसएमई के इंडस्ट्रीज़ होते थे, एंटरप्राइज, जिसको हम माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस कहते हैं, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम। तो यहाँ पर उसकी जो डेफिनेशन थी वो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से दी जाती थी। लेकिन आज शाम को 4 बजे हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने ये जो 20 लाख करोड़ का पैकेज है इसके बारे में डिटेल में जानकारी दी। इसकी मैं वीडियो आपको आगे आने वाले समय में काफ़ी अच्छे से बना के दूंगा। लेकिन आज एक बहुत इंपॉर्टेंट निर्णय लिया गया कि जो डेफिनेशन है एमएसएमई की उसमें काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं। तो ये क्या चेंजेस हैं, एमएसएमई क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कंपनीज होती हैं वो अपने आप को एमएसएमई के अंदर क्यों रखना चाहती हैं, सभी के बारे में जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में बाकी अपडेट और पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। ध्यान रखिएगा इसमें 22,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, यही वाला चैनल ज्वाइन करिएगा। प्लस साथ में अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ लाया है स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे बेसिक से शुरुआत करते हैं। आपको पता होना चाहिए इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी हम उसको कहते हैं, आप कोई भी चीज़ कर रहे हो अपने जीवन में, उससे अगर आपको कुछ इनकम हो रही है, कुछ यहाँ पर पैसा कमाने का जरिया मिल रहा है, उन सारे एक्टिविटीज़ को हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। अब हमारे देश में या फिर किसी भी देश के अंदर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं उसको 3 तरीके से बांटा जाता है, 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। पहला कैटेगरी कहते हैं हम इसको प्राइमरी सेक्टर, बेसिकली इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर आता है। दूसरा कैटेगरी होता है सेकेंडरी सेक्टर, जिसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर जिसको हम कहते हैं वो आता है, जहां पर जो फिजिकल गुड्स हो गए, चाहे कार का प्रोडक्शन हो, मोबाइल का प्रोडक्शन हो, जितने भी गुड्स का प्रोडक्शन होता है उसको हम सेकेंडरी सेक्टर में लेते हैं। और टर्शरी सेक्टर में बेसिकली हम लेते हैं सर्विस सेक्टर को, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ट्रेन से आप अपनी जर्नी पूरी करते हो, इसको हम सर्विस सेक्टर में काउंट करते हैं। चलिए आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि हमारे जीडीपी में कितना योगदान है टर्शरी सेक्टर का, सेकेंडरी सेक्टर का और प्राइमरी सेक्टर का। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि इनका जो अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूशन है जीडीपी के अंदर वो कितना प्रतिशत है। तो यहां पर मैं एक सबसे पहली चीज आपको बता दूं कि आज जो हम एमएसएमई की बात कर रहे हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, यहां पर हम प्राइमरी सेक्टर की बात नहीं करते हैं, यहां पर हम सिर्फ बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर की और टर्शरी सेक्टर की। तो यहां पर 2006 में सरकार ने एक एक्ट लाया था जिसका नाम था माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट 2006, और इसी एक्ट में बताया गया था कि एमएसएमई हम किसे बोलेंगे, मतलब कि कौन सी इंडस्ट्री, कौन सी कंपनी, कौन सी फैक्ट्री कितना इन्वेस्टमेंट करेगी, उसके हिसाब से हम इसको बांटेंगे। तो यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं नीचे के ग्राफ में, यहां पर मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज को अलग कैटेगरी में रखा गया है, सर्विस एंटरप्राइज को अलग कैटेगरी में रखा गया है। तो यहां पर अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है अपने किसी भी फैक्ट्री में 25 लाख तक का, तो उसको हम माइक्रो मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज कहेंगे। अगर आपका इन्वेस्टमेंट 25 लाख से 5 करोड़ के बीच का है तो हम इसको स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज कहेंगे। अगर आपका इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच का है तो हम इसको मीडियम मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज कहेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको पता है कि अगर आपको कोई भी फैक्ट्री खोलनी है तो आपको बड़े बड़े मशीन्स की आवश्यकता होती है। तो ये सारे मशीन खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होता है। इसके लिए यहाँ पर जो लिमिट है आप देख सकते हैं वो काफ़ी ज़्यादा है सर्विस एंटरप्राइज के मुकाबले। अब सर्विस एंटरप्राइज, जैसे कि मैं आपको एक लेक्चर दे रहा हूँ, आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, एक लैपटॉप चाहिए और कुछ इक्विपमेंट चाहिए, और इसके थ्रू मैं आपको लेक्चर दे पा रहा हूँ। तो कितना कम पैसा लगा, बहुत ज़्यादा नहीं लगा, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में तो बहुत चाहिए। इसी की वजह से सर्विस एंटरप्राइजेज में यहाँ पर जो लिमिट है वो मैन्युफैक्चरिंग से काफ़ी कम है। अगर आपने अपना इन्वेस्टमेंट किया है 10 लाख तक का सर्विस एंटरप्राइज में तो इसको हम माइक्रो में लेते हैं। अगर आपका इन्वेस्टमेंट 10 लाख से 2 करोड़ के बीच का है तो हम इसको स्मॉल में लेते हैं, और अगर आपका इन्वेस्टमेंट 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच का है तो हम इसको मीडियम सर्विस एंटरप्राइज में काउंट करते हैं। तो ये बेसिक डेफिनेशन है। आई होप कि अभी तक जो भी डेफिनेशन थी आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत थी दोस्तों। अब आप सोच के देखिए, जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ होती हैं, यहाँ पर जो सरकारी लोग होते हैं, उनको कितना ज़्यादा परेशानी आती होगी इन सारे इंडस्ट्रीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए। मतलब कि अगर सपोज आपने अपने इंडस्ट्री में 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, तो आप किस में काउंट किए जाओगे, आप लार्ज इंडस्ट्री में काउंट किए जाओगे। लेकिन होता क्या है कि सरकार एमएसएमई वाले कैटेगरीज को कई सारे बेनिफिट्स देती है, जो मैं अभी आगे बताऊंगा आपको।
लेकिन इससे क्या होता है कि यहाँ पर जो बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं वो सरकार को ये दिखाती हैं कि हमारा इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ के अंदर है, जिसकी वजह से वो मीडियम एंटरप्राइज में आ जाते हैं और बहुत सारे बेनिफिट लेते हैं सरकार से। इसको देखते हुए सरकार ने 2018 में एक निर्णय लिया था कि ये जो इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया है इसको हम हटा देंगे और यहां मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस को एक सिंगल कैटेगरी में डालेंगे और एनुअल टर्नओवर के हिसाब से अब हम काउंट करेंगे। स्पेशली जीएसटी आने के बाद, आपको पता है जीएसटी आने की वजह से, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आने की वजह से यहां पर जो टर्नओवर है कंपनीज का वो क्या होगा, वो बहुत आसानी से पता लगाया जा सकता है। टर्नओवर का बेसिक मतलब होता है सेल, एक बिजनेस ने कितना सामान बेचा, कितने रुपए का बेचा। तो यहां पर सरकार ने कहा कि 5 करोड़ का 5 से 75 इस तरह के कैटेगरी में डालेंगे। लेकिन हुआ क्या, ये सरकार ने प्रपोजल लाया था 2018 में, लेकिन ये इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। तो ध्यान रखिएगा, ये इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। इंप्लीमेंट क्या हुआ है, ये नीचे वाला जो क्राइटेरिया है। अब नए डेफिनेशन के हिसाब से, नए परिभाषा के हिसाब से अब ध्यान रखना है आपको कि पहले क्या होता था, मैंने आपको एक्सप्लेन किया अच्छे से कि मैन्युफैक्चरिंग को अलग लिया जाता था, सर्विस एंटरप्राइज को अलग लिया जाता था। लेकिन आज हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने जो अनाउंसमेंट की है उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस को एक ही कैटेगरी में लिया जाएगा। जी हां, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसको अब एक ही कैटेगरी में लिया जाएगा और इसमें दोनों तरीके से बताया जाएगा। हमने पहले देखा कि इन्वेस्टमेंट के हिसाब से और सरकार जो लाना चाहती थी टर्नओवर के हिसाब से, दोनों क्राइटेरिया से हम डिफाइन करेंगे। मतलब कि दोनों क्राइटेरिया में अगर आपकी इंडस्ट्री आती है तो आप इसको माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज बोल सकते हैं। जैसे कि अगर आपने कोई भी बिजनेस किया है, एग्रीकल्चर को छोड़ के यहां पर कोई भी बिजनेस किया है, अगर आपका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक है, जी हां, पहले क्या था 25 लाख तक का था मैन्युफैक्चरिंग के अंदर और 10 लाख तक था सर्विस के अंदर, लेकिन सरकार ने इसकी लिमिट बढ़ा दी है। जी हां, 1 करोड़ कर दिया है। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक है तो भी आप माइक्रो कहलाओगे, चाहे मैन्युफैक्चरिंग में हो या फिर सर्विस में हो, या फिर अगर आपके बिजनेस का टर्नओवर 5 करोड़ तक का है तो भी आप माइक्रो में कहलाओगे। दूसरा, यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ के बीच में है और अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से लेकर 50 करोड़ के बीच में है तो आप स्मॉल इंडस्ट्री कहलाओगे, स्मॉल एंटरप्राइज कहलाओगे। और अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ से 20 करोड़, जो इन्वेस्टमेंट है 10 करोड़ से 20 करोड़ के बीच में है, या फिर आपका टर्नओवर 50 करोड़ से लेकर 100 करोड़ के टर्नओवर के बीच में है, तो यहां पर आप मीडियम एंटरप्राइज कहलाओगे, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग में हो और या फिर सर्विस में हो। तो इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट क्या आएगा, अब आप सोच के देखिए, इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट आ सकता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं। सपोज पहले के डेफिनेशन में क्या होता था, मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज में अगर आपका इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ तक का है तो आप स्मॉल कैटेगरी में आते थे, लेकिन नए डेफिनेशन के हिसाब से आप फिर भी स्मॉल में ही आओगे। लेकिन सपोज मैं कहता हूं कि यहां पर अगर आपका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक का था, ठीक है, तो आप स्मॉल के अंदर आते थे, लेकिन अब नए डेफिनेशन के हिसाब से अब आप माइक्रो के अंदर आ जाओगे। वैसे ही पहले अगर आपका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ का होता था तो आप पहले मीडियम कैटेगरी में आते थे, लेकिन अब नए डेफिनेशन के हिसाब से आप स्मॉल कैटेगरी में आप आ जाओगे। तो यहां पर होता क्या है बेसिकली कि कई सारे जो इंडस्ट्रीज होती हैं, जो कंपनियां होती हैं, वो अपने आप को छोटा दिखाना चाहती हैं। वो जितना ज्यादा छोटा दिखाएंगी उतना ज्यादा सरकार से बेनिफिट मिलेगा। और इसी तरह से क्या होगा कि बहुत सारे जो लार्ज इंडस्ट्रीज हैं जिनका इन्वेस्टमेंट टर्नओवर बहुत ज्यादा होता था, जैसे कि अगर उनका इन्वेस्टमेंट यहां पर 20 करोड़ का होता था तो वो लार्ज कैटेगरी में आती थी, लेकिन नए डेफिनेशन के हिसाब से वो मीडियम कैटेगरी में आ जाएंगी। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कंपनियां क्यों चाहती हैं अपने आप को एमएसएमई के अंदर डालना, इसके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। जैसे कि पहला बेनिफिट आप देखिए, यहां पर जो लोन्स दिए जाते हैं एमएसएमई इंडस्ट्रीज को, वो बहुत ही सस्ता होता है, कम रेट पर दिए जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल पे अगर रिलायंस एक बहुत बड़ी कंपनी है, वो बैंक से लोन लेने जाती है तो हो सकता है उसको 10% इंटरेस्ट रेट देना पड़े, लेकिन वहीं जो एमएसएमई है जो उस कैटेगरी में आता है जहां पर हमने एक्सप्लेन किया, वहां पर सरकार कुछ रेट में रियायत देती है, कुछ छूट देती है, तो यहां पर हो सकता है उसको 6% ही इंटरेस्ट रेट लगे। तो यहां पर क्या हुआ, लोन्स चीप हो गए। इसी की वजह से कंपनियां अपने आप को एमएसएमई के अंदर आती हैं, दिखाना चाहती हैं। जैसे ही यहां पर टैक्स रिबेट भी काफी सारे दिए जाते हैं, जो टैक्स में छूट है वो दी जाती है। वैसे ही यहां पर जो गवर्नमेंट के द्वारा टेंडर्स निकाले जाते हैं वो भी कई बार एक्सक्लूसिवली एमएसएमई के लिए निकाले जाते हैं, या फिर एमएसएमई को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। और अगर यहां पर अगर आपको लाइसेंस चाहिए, सर्टिफिकेशन चाहिए सरकार से, उस समय भी एमएसएमई को काफी ज्यादा यहां पर प्रेफरेंस दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि जो कंपनियां हैं वो क्या चाहेंगी, वो अपने आप को लार्ज नहीं दिखाना चाहेंगी, वो अपने आप को एमएसएमई में लाना चाहती हैं। और लास्ट में जाने से पहले मैं आपको यह भी बता दूं कि एमएसएमई हमारे देश के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है।
आप देख सकते हैं कि हमारे देश में जितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है 45% एम्प्लॉयमेंट एमएसएमई से आता है। यहां पर जितना एक्सपोर्ट होता है 50% एक्सपोर्ट एमएसएमई के द्वारा किया जाता है। हमारे देश में जितने भी इंडस्ट्रियल यूनिट हैं, जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, उसका 95%, जी हां 95% इंडस्ट्री एमएसएमई में आती हैं और एमएसएमई के द्वारा 6000 से ज़्यादा के प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस किया जाता है। इसी की वजह से एमएसएमई बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और भी ज़्यादा अगर आपको डिटेल में जानना है तो रिसेंटली मैंने काफ़ी डिटेल में एमएसएमई के ऊपर ये वीडियो बनाया था कि एमएसएमई में माइक्रो में कितनी इंडस्ट्रीज़ हैं, स्मॉल में कितनी हैं, एमएसएमई में क्या दिक्कत है, सरकार को क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैंने समझा दी थी। आप चाहें तो इसको सर्च करके देख सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये जो पूरा वीडियो था परिभाषा के ऊपर लेकर डेफिनेशन एमएसएमई की क्या होगी, यहाँ पर आपको कुछ जानने को मिला होगा। यहाँ पर डेली यूपीएससी एमसीक्यू कोर्स मेरा स्टडी आईक्यू ऐप पर अवेलेबल है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और प्रीलिम्स के लिए एक्सक्लूसिवली एमसीक्यू कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट मौका है। यहाँ पर डेली मैं 10 करंट अफेयर्स बेस्ड एमसीक्यू कराता हूँ ताकि आपकी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन अच्छे से होती रहे। किसी भी इंक्वायरी के लिए, डाउट्स के लिए आप मुझसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर जुड़िए। यहाँ पर भी मैं डेली एक एमसीक्यू डालता हूँ। यहाँ पर मेरे वीडियो की भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम आपसे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।